हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एब स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को जो यूजीसी नेट जनवरी 2025 के एग्जाम में पूछे गए थे एंटरप्रेन्योरशिप और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की यूनिट से। राइट, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पी बाई क्यूज। एवर स्टडी क्लासेस के डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं इंक्लूडिंग द टेस्ट सीरीज फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो एवर स्टडी क्लासेस की वेबसाइट पे, या फिर आप ऐप भी डाउनलोड करके इन कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। The question here is, from the following options, choose the correct sequence of parts of a business plan that ideally come after one another। तो हमें यहाँ पर बिजनेस प्लान के जो स्टेप्स होते हैं, बेसिकली जो उसके पार्ट्स होते हैं, उनको हमें सीक्वेंस में यहाँ पर लगाना है, जो एक दूसरे के बाद जो है वो जनरली आते हैं। तो हमें यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव समरी, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन प्लान, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल प्लान। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले हमारी आती है एग्जीक्यूटिव समरी बिजनेस प्लान में। ऑल तो देखिए जो एग्जीक्यूटिव समरी है वो लिखी सबसे एंड में जाती है, लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो पार्ट्स हैं उनकी सीक्वेंस बताइए। हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि जब हम बना रहे होते हैं तब कौन सा पार्ट हम पहले लिखेंगे, कौन सा पार्ट हम बाद में लिखेंगे। हमें यहाँ पर सिर्फ पार्ट्स की सीक्वेंस पूछी जा रही है, तो हमें जो फॉर्मेट है उसकी सीक्वेंस यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले हमारी एग्जीक्यूटिव समरी आती है। एग्जीक्यूटिव समरी के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर बिजनेस प्लान में, दैट विल बी डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस। हमारी एग्जीक्यूटिव समरी के बाद हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस आता है। उसके बाद इन ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारा मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन प्लान आएगा, और उसके बाद हमारा फाइनेंशियल प्लान आएगा। तो हमारी राइट सीक्वेंस यहाँ पर बनेगी ACBND, जो दी है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। Next question is, which options from the following combine to suggest that a small scale industrial unit is sick? तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं, अगर उनको हम कंबाइन कर दें, उन ऑप्शंस को हम कंबाइन कर दें तो हम ये मानेंगे कि एक स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो सिक हो गई है। राइट, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हैं, बोरोअल अकाउंट्स ऑफ द यूनिट रिमेन्स सबस्टैंडर्ड, B is erosion of net worth due to accumulated losses. C is the unit has been in the commercial production for at least 2 years. Right? इसके अलावा लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट पार्ट, एंड ई इज कंपिटिटर्स आर फ्लरिशिंग। सो कौन कौन से यहाँ पर ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको हम कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो सिक हो गई है। तो उसमें हमारा ये है कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो कमर्शियल ऑपरेशन में होनी चाहिए पिछले कम से कम 2 सालों तक। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा। इसके अलावा जो नेटवर्थ है वो इरोड हो गई है ड्यू टू एक्यूमुलेटेड लॉसेज, और इसके अलावा जो बोरोअल अकाउंट्स यानी कि जो लोन लिया हुआ है वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में पहुंच गए हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एनपीए। तो अगर ये तीनों सिचुएशंस यहाँ पर मीट हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो सिक हो गई है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि डी एंड ई ये ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी देखिए नेगेटिव पॉइंट से दिए हुए हैं कि लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट पार्ट। तो लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट पार्ट एक रीजन हो सकता है इंडस्ट्रियल यूनिट के सिक होने का, बट दिस इज नॉट द क्राइटेरिया। राइट, तो इसलिए ये हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। राइट, बिकॉज दिस एन इंटरनल कॉज, मैनेजमेंट ने ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से इंडस्ट्रियल यूनिट सीख हो रही है। तो ये तो एक हमारा इंटरनल रीजन है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं जो अगर मीट हो जाएं तो हम कहेंगे कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो सीख हो गई है। और कंपटीटर्स फ्लरिश कर रहे हैं, ये भी हमारा कोई क्राइटेरिया जो है वो नहीं होता है। राइट, सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Next question is, which of the following is the ability of an entrepreneur that harness the power of relationships and puts people first and enables them to take challenge? तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि entrepreneur की वो कौन सी क्वालिटी है, राइट, जिसकी हेल्प से जो एक entrepreneur है वो रिलेशनशिप्स को हार्नेस करता है, एक अच्छी रिलेशनशिप्स को बिल्ड करता है, जो उसके एम्प्लॉयज हैं उनको सेंटर में लेके आता है, उनको पहले कंसिडर करता है और एनकरेज करता है एम्प्लॉयज को कि वो चैलेंजेस जो हैं वो लें। तो ये कौन सी एबिलिटी एक entrepreneur की होगी? ऑप्शंस है हमारे पास यहाँ पर, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, अचीवमेंट, मोटिवेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लीडरशिप। अगर अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज एक एंटरप्रेन्योर में है तो वो एंटरप्रेन्योर जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप्स भी बिल्ड कर पाएगा, राइट, उनका ध्यान भी रख पाएगा, साथ में उन्हें एनकरेज भी करेगा चैलेंजेस को डील करने में, रिस्क लेने में, नए आइडियाज लाने के लिए उनको एनकरेज भी कर पाएगा। सो एक अच्छा लीडर ही ये सारे काम कर सकता है
इसलिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है दैट वुड बी लीडरशिप। Next question is which key factor related to entrepreneurship is emphasized by the theory given by मैकलेलैंड। सो डेविड मैकलेलैंड ने जो थ्योरी दी है entrepreneurship की, उसके अकॉर्डिंग कौन सा फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट है, जो मैकलेलैंड ने बताया कि अगर ये चीज एक पर्टिकुलर पर्सन में है तो वो entrepreneur बन सकता है। राइट, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है इनोवेशन, राइट, सेकंड दिया हुआ है पॉलिटिकल सिस्टम, थर्ड इज अचीवमेंट एंड फोर्थ इज कल्चरल वैल्यूज। सो डेविड मैकलेलैंड ने एंटरप्रेन्योरशिप का जो ड्राइविंग फैक्टर है उसको देने के लिए बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसको हम काकीनाडा एक्सपेरिमेंट कहते हैं। राइट, और उसमें भी ये बताया गया था कि जो अचीवमेंट मोटिवेशन है वो एक क्रिटिकल फैक्टर है जिसकी हेल्प से हम एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को डेवलप कर सकते हैं। सो अचीवमेंट मोटिवेशन की बात जो है वो डेविड मैकलेलैंड ने करी थी, इसलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3, अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूसिव ऑफ द अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन प्रोसेस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन प्रोसेस होती है उसमें इंक्लूसिव क्या क्या है। इसका मतलब है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जो अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन में इन्वॉल्व होते हैं। जब भी एक एंटरप्रेन्योर एक अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करता है मार्केट में तो ये फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शंस में यहाँ पर दिया गया है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, राइट, इसके साथ प्रायर नॉलेज ऑफ मार्केट्स एंड कस्टमर प्रॉब्लम्स, ऑन्टरप्रेन्योरियल अलर्टनेस, नेटवर्क्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें रिस्क टेकिंग एबिलिटी, तो देखिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज नॉट इंक्लूसिव ऑफ अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन प्रोसेस। रिस्क टेकिंग एक फैक्टर हो सकता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी एक फैक्टर हो सकती है जो एक एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर बनने में हेल्प कर रही है, एक पर्सन को एंटरप्रेन्योर बनने में हेल्प कर रही है। राइट, लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइज करनी है मार्केट में तो वहां पर रिस्क टेकिंग का रोल जो है वो नहीं है। राइट, वहां पर रोल होगा आपके प्रायर नॉलेज का, कि आपके जो आपका जो प्रायर नॉलेज है मार्केट्स का वो किस तरह का है और कस्टमर प्रॉब्लम्स को आप कितना समझ पा रहे हैं। राइट, सो बी हमारा यहाँ पर आएगा। इसके अलावा आपके अंदर ऑन्टरप्रेन्योरियल अलर्टनेस कितनी है, यानी कि जब भी आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या आप देख पाते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कस्टमर्स फेस कर रहे हैं अभी इस पॉइंट इन टाइम के ऊपर, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो करा जा सकता है। सो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक एंटरप्रेन्योरियल अलर्टनेस चाहिए। इसके अलावा जो आपके नेटवर्क्स होते हैं उनके साथ जब आप बात करते हैं, आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो वहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिल सकती हैं। सो नेटवर्क भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज का देखिए एंटरप्रेन्योर के लिए अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन प्रोसेस में कोई रोल यहाँ पर नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा बी, सी एंड डी ओनली, जो दिया है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं और कौन कौन सी वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उसके साथ में हमें उन्हें यहाँ पर मैच करना है। राइट, तो देखिए सबसे पहले दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग। तो जो स्मॉल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग है ये बेसिकली इन्वॉल्व है ट्रेनिंग, रिसर्च एंड कंसल्टेंसी में। राइट, देखिए अगर आपको नहीं भी आता ना ये क्वेश्चन फिर भी आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो अपना दिमाग लगा के। यहाँ पर बात ट्रेनिंग की हो रही है तो ट्रेनिंग के साथ हम इसको मैच कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बात करी जा रही है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। तो ये इंस्टीट्यूशन जो है वो इन्वॉल्व है कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग एक्टिविटीज ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स एंगेज्ड इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अगेन एंटरप्रेन्योरशिप के साथ हमारा एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर आ गया। राइट, तो जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट है, दिस इंस्टीट्यूशंस बेसिकली coordinate and oversees the activities of all the institutions which are involved in the entrepreneurship development. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की, जिसको हम NSIC भी बोलते हैं। सो NSIC is basically involved with the supply of machinery, marketing assistance and training. राइट, तो यहाँ पर जो स्मॉल नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है वो मशीनरी को सप्लाई करता है, मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करता है और साथ में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है एंटरप्रेन्योर्स को और स्मॉल स्केल बिजनेस एंटरप्राइजेस को। नेक्स्ट है हमारा इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगेन यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियर हो रहा है विच रेंडर सर्विसेज टू द इंस्ट्रूमेंटेशन इंडस्ट्री। राइट, सो हमारा यहाँ पर राइट आंसर इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें देखिए दिया हुआ है ए के साथ 1, बी के साथ 3, सी के साथ 4 एंड डी के साथ 2। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द गिवन स्टेप्स ऑफ एंटरप्राइज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर हमसे एंटरप्राइज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो पूछी जा रही है कि अगर हमें एक एंटरप्राइज को रजिस्टर कराना है तो कौन कौन से जो स्टेप्स हैं उन्हें हम फॉलो करेंगे और उनकी करेक्ट सीक्वेंस में हमें उन्हें यहाँ पर लगाना है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं वो हैं ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, फाइल फॉर इनकॉर्पोरेशन, डिसाइडिंग योर बिजनेस स्ट्रक्चर, फाइल द नेम अप्रूवल। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या आएगा? सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि जो हमारा बिजनेस स्ट्रक्चर है वो हमें पता होना चाहिए। वी विल डिसाइड ऑन द बिजनेस स्ट्रक्चर, राइट। बिजनेस स्ट्रक्चर जब हम डिसाइड कर लेंगे उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप आएगा दैट इज ऑब्टेनिंग ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। हमें एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या है कि जब भी हमें इलेक्ट्रॉनिकली हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो सबमिट करने हैं, फाइल करने हैं विद द रजिस्ट्रार, तो उसके लिए हमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, राइट। तो जब हम बिजनेस स्ट्रक्चर बना लेंगे उसके लिए हमारे पास जरूरी है कि हम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है उसको ऑब्टेन करें, सो दैट जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें हम फाइल कर सकें रजिस्ट्रार के पास। उसके बाद हम फाइल फॉर नेम अप्रूवल, हम नेम को अप्रूव कराएंगे। और लास्ट हमारा स्टेप आएगा फाइल फॉर द इनकॉर्पोरेशन। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस होगी CADB जो दी है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। Next question is innovation in text and voice messaging is an example of what type of innovation? Choose one option from the following. तो अगर हम innovation करते हैं text of and voice messaging में तो इसको किस टाइप की innovation जो है वो बोला जाएगा? तो हमारे पास चार ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है रेडिकल इनोवेशन, सेकंड है हमारा ब्रेक थ्रू इनोवेशन, देन वी हैव टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड देन वी हैव ऑर्डिनरी इनोवेशन, राइट। सो टेक्स्ट एंड वॉइस मैसेजिंग में अगर हम इनोवेशन कर रहे हैं तो इसको हम बेसिकली टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बोलेंगे विच इज द ऑप्शन नंबर 3। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है? तो क्योंकि ऑर्डिनरी इनोवेशन जो है वो ये वर्ड हम इतना यूज नहीं करते हैं, नहीं होता है। रेडिकल इनोवेशन की अगर हम बात करें तो रेडिकल इनोवेशन वो इनोवेशन होती है जब हम एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं जो बिल्कुल इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट कर देती हैं, राइट। यहाँ पर बात करी जा रही है हम टेक्स्ट और वॉइस मैसेजिंग में इनोवेशन कर रहे हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसमें हम आगे एडिशन कर रहे हैं, राइट। टेक्स्ट एंड वॉइस मैसेजिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उसमें अगर हमने एडिशन करी, कुछ इनोवेशन करी, तो वो हमारी रेडिकल इनोवेशन नहीं होगी। रेडिकल इनोवेशन वो होती है जहां पर हम एक ऐसी इनोवेशन कर रहे हैं जो पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट कर दे बेसिकली। और ब्रेक थ्रू इनोवेशन होती है जहां पर हम इस तरह की इनोवेशन करते हैं जहां से नई इंडस्ट्रीज क्रिएट हो जाती हैं, राइट। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी में नई चीजें ऐड कर रहे हैं। Next question is which among us the following options relate to training as a development strategy for rural entrepreneurship? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फॉलोइंग पॉइंट्स में से ट्रेनिंग से रिलेटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी कौन सी है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस है हमारे पास स्किल डेवलपमेंट, बिल्डिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट सपोर्ट एंड हार्मोनाइज गवर्नमेंट एफर्ट्स। तो देखिए इन जनरल अगर हम बात करें तो ये जितनी भी स्ट्रेटजीज दी हुई हैं ये डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज हैं फॉर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग। विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग जो है वो कौन सी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है जिसे हम यूज कर सकते हैं फॉर द रूरल एंटरप्रेन्योरशिप? सो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग जो हमारी स्ट्रेटजी है दैट इज बेसिकली कॉल्ड द स्किल एनहांसमेंट, राइट। स्किल हम एनहांस करेंगे तो वो ट्रेनिंग के थ्रू ही करेंगे एंड दिस इज अ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फॉर प्रमोटिंग द रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट अकर्स व्हेन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट है वो कब होता है, राइट। तो ऑप्शंस है हमारे पास यहाँ पर organizations deliberately move towards innovation, right? Second is there is a mismatch between the organization strategy and its external environment over time. Third is organizations implement successful strategies consistently. एंड फोर्थ इज फर्म्स एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सो स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट का सिंपल मतलब होता है कि जब जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज हैं, जो उन्होंने स्ट्रेटजीज डेवलप करी थी उसके और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उनका, इसके बीच में जब एक मिसमैच हमें देखने को मिलता है, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट मैनर में नहीं चलते हैं, एक कॉन्ट्राडिक्शन वहां पर आ जाती है कि जो हमने स्ट्रेटजी बनाई होती है जिसके हिसाब से हमें चलना होता है वो अब वैलिड नहीं रहती क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट काफी बदल गया। तो उसकी वजह से जो मिसमैच हो जाता है उसको बेसिकली हम स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट जो है वो बोलते हैं। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
Next question is out of the following alternatives, which one is a tool for allocating resources, linking business growth rate and the relative competitive position of the firm? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो नीचे हमें यहाँ पर अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं उनमें से वो कौन सा टूल है जिसकी हेल्प से हम रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर बिजनेस ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव competitive पोजीशन ऑफ द फर्म। तो ये हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रेटजी, डेल्फी टेक्निक, टोज मैट्रिक्स या फिर पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। तो ये हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्टफोलियो मैट्रिक्स जैसे कि बीसीजी मैट्रिक्स। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बिजनेस ग्रोथ और रिलेटिव कम्पिटेटिव पोजीशन की हेल्प से हम रिसोर्सेज को हमें एलोकेट करना है। तो ये हम बिजनेस जो हमारा बीसीजी मैट्रिक्स है जिसको जिनको हम पोर्टफोलियो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसमें हमारे पास G9 सेल मैट्रिक्स भी आ जाता है, तो उनकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। तो जैसे कि बीसीजी मैट्रिक्स में हम अपने बिजनेस जो पोर्टफोलियो होता है उसको 4 वर्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है स्टार, कैश काउ, इसके अलावा भी है क्वेश्चन मार्क्स एंड डॉग्स, और ये हम करते हैं बेस्ड ऑन द ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर। तो राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Next question is which of the following has increased the importance of strategic planning due to liberalization of the economy? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जैसे जैसे लिबरलाइजेशन हुआ इकोनॉमी का, राइट, तो लिबरलाइजेशन की वजह से जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्यों इंक्रीज हुई, राइट, किसकी वजह से वो इंपॉर्टेंस इंक्रीज हुई? ऑप्शन है हमारे पास चेंज इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सेकंड इज चेंज इन द करियर एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल एट हाउस होल्ड लेवल, third is rapid change in competitive forces in the business environment due to entry of multinational corporations, and fourth is growing cases of labor regulations and laws। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3। तो जब लिबरलाइजेशन हुई उससे हुआ क्या, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं उनकी एंट्रीज भी डिफरेंट कंट्रीज में होने लगी। तो जब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की एंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में होने लगी तो उससे जो कम्पिटिटिव फोर्सेस हैं उसमें एक रैपिड चेंज आया, कंपटीशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। और जब कंपटीशन बढ़ा सो ऑब्वियसली वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जितनी अच्छी हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी उतना ही अच्छा हमारा बिजनेस जो है वो फ्लरिश करेगा इन ए कम्पिटेटिव एनवायरनमेंट एंड इन इकोनॉमी वेयर लिबरलाइजेशन इज देयर। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Next question is strategic analysis is concerned with evaluating the organization in terms of which of the following। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब हम strategic analysis करते हैं तो वहां पर organization को evaluate करते हैं in terms of what। तो हमारे यहाँ पर options हैं mission, corporate appraisal, second is market segmentation, product selection, third is selection of competitors, choice of distribution channel, एंड देन वी हैव मैन पावर प्लानिंग एंड मैन पावर इन्वेंट्री। सो अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में ऑब्वियसली जब हम इवेल्युएट करेंगे तो स्ट्रेटेजी रिलेटेड चीजें ही हमारी होंगी। तो स्ट्रेटेजी रिलेटेड चीजों की अगर हम बात करें सो ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 को आप देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली हमारे ऑपरेशंस और मार्केटिंग की बात जो है वो करी जा रही है। तो ये तो सारे ऑप्शंस हमारे यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अगर हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में इवेल्युएट करेंगे सो ऑब्वियसली अपने स्ट्रेटेजिक इंटेंट को करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। हम अपना जो मिशन है, जो बेसिकली विजन है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, जो कॉर्पोरेट अप्रेजल है, इनको बेसिकली हम यहाँ पर इवेल्युएट करेंगे। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज का पार्ट जो है वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटेजीज, बी इज रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज, सी इज साइमल्टेनियस एंड सीक्वेंशियल, डी इज स्टेक होल्डर एनालिसिस मैप एंड ई इज स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। तो अगर हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज की यहाँ पर बात करें तो उसके कंटेक्स्ट में हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा दैट विल बी ए बी सी एंड ई, जो दिया है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में। तो जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटजीज हैं ये हमारी कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजीज होती हैं। कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटजीज में हम फोकस बेसिकली करते हैं जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उन्हीं में और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। तो दीज काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटजीज। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज में हम कॉस्ट कटिंग करते हैं, डाउनसाइजिंग करते हैं। साइमल्टेनियस एंड सीक्वेंशियल में बेसिकली बहुत सारी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज को हम एक साथ ही इंप्लीमेंट कर देते हैं इन ए सीक्वेंशियल मैनर, तो उसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस एंड सीक्वेंशियल। स्टेक होल्डर मैप एनालिसिस हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक टूल है लेकिन ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजीज की तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजीज बेसिकली हमारी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज का पार्ट है जिसमें प्रोसीड विद कॉजन इस तरह की स्ट्रेटेजीज हमारी आती हैं, राइट। तो इसलिए राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
Next question is, in the BRIO framework, a resource leads to sustained competitive advantage only if is। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो हमारा BRIO फ्रेमवर्क है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, उसमें एक जो हमारा रिसोर्स होता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज हैं, ये हमें सस्टेन्ड competitive एडवांटेज प्रोवाइड करेंगे ओनली किस केस में, जब व्हेन दे आर वैल्यूएबल, वाइडली अवेलेबल एंड फ्लेक्सिबल। सेकंड इज वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट एंड इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड। Third is rare, technologically advanced and easily substitutable. And fourth is unique, non-valuable and adaptable. तो देखिए यहाँ पर बेसिकली हमें फुल फॉर्म ही एक तरह से बतानी है इस क्वेश्चन में BRIO फ्रेमवर्क की। तो BRIO फ्रेमवर्क हमारा क्या बताता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कैसे होने चाहिए, हमारे रिसोर्सेज होने चाहिए वो वैल्यूएबल होने चाहिए, राइट। जो रिसोर्सेज हमारे पास हों वो रेयर होने चाहिए, इसके साथ ऐसे रिसोर्सेज हमारे पास होने चाहिए जिनको जो हमारे कंपिटिटर्स हैं वो इमिटेट ना कर पाएँ, और अगर इमिटेट करना है तो उन्हें कॉस्ट पड़े, और उनको हम एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करें। तो यही हमारी फुल फॉर्म है BRIO की, वैल्यूएबल, रेयर, राइट, नॉन इमिटेबल, राइट, और इसके अलावा एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड, राइट। तो अगर इस तरह के रिसोर्सेज हमारे पास होंगे, इस तरह के इंटरनल रिसोर्सेज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस करेगी, तो वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन्ड कंपिटिटिव एडवांटेज जो है वो गेन कर सकती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एंटरप्रेन्योरशिप और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपकी अच्छी लर्निंग यहाँ से हुई होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।